अब हम समझने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या? थर्मल इफेक्ट के कारण से एक्सपेंशन, हीट लेने पे एक्सपेंशन होना। क्या ऑब्जर्व करा है कभी ऐसा कि कोई हीट गेन कर रहा है, किसी को गर्म कर रहे हैं तो वो एक्सपैंड हो रहा है? क्या कभी प्रैक्टिकली हमने करा ऐसा एक्सपेरिमेंट? नोइंगली या अननोइंगली एक ना एक बार तो करा होगा ही सही। पता है कहां पर करा होगा? थर्मामीटर। देखिए ये जो थर्मामीटर है इसको तो यूज करा होगा जब बुखार आया, फीवर, तो अपना टेम्परेचर नापने के लिए। पहले इस थर्मामीटर को, जो ये पहले आते थे थर्मामीटर, अभी भी आते हैं, अब डिजिटल भी आते हैं, लेकिन पहले ये मरकरी भरा रहता है अंदर। ये मरकरी के लेवल से पता पड़ता है कि कितना टेम्परेचर है हमारा। तो कैसे करते थे? पहले इसको हम ऐसे 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 करके पहले तो मरकरी को नीचे लाते थे पहले, फिर अपना टेम्परेचर नापने के लिए ये लगा लिया हमने, इसमें थोड़ी देर लगा के रखते थे इसको, फिर देखते थे भैया कितनी रीडिंग है, ओहो इतना बुखार आ गया हमको, तो इतना टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। तो इसमें जब हम इसको ऐसे रखते थे तो ये जो मरकरी है ये हमारे कांटेक्ट में आता था। अब हमारा टेम्परेचर ज्यादा है तो हमसे हीट इसमें फ्लो होती थी। अब इसमें हीट फ्लो होती थी तो ये ऊपर चढ़ता था। अभी ऊपर कैसे चढ़ रहा है? ये एक्सपैंड हो रहा है। ग्लास के अंदर भरा हुआ है ये ग्लास, उतना एक्सपैंड नहीं होता जितना मरकरी होता है। तो मरकरी ज्यादा एक्सपैंड होता है तो वो ऊपर चढ़ता जाता है, ऊपर चढ़ता है, क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है। और वो तब तक ऊपर चढ़ता रहता है जब तक हीट फ्लो होती रहती है। और हीट फ्लो कब तक होती रहती है? जब तक कि हमारे और थर्मामीटर के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। हमारा टेम्परेचर थर्मामीटर के टेम्परेचर के बराबर से नहीं हो जाता जब तक, वो तो ये वही टेम्परेचर शो करता है जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये थर्मामीटर, थर्मल एक्सपेंशन हम कई बार कर चुके हैं। अब देखिए इसको हमने एक्सपैंड होते हुए देखा नहीं होगा कभी। जब बुखार आता है भाई तो ये दूरी पड़ा रहता है कि यार एक्सपेंशन देखें इसका, और क्या हमको एक्सपेंशन इसका होते हुए दिख भी सकता है, नहीं दिख सकता है? अभी तक तो मोस्ट प्रोबेबली हमने यही करा होगा कि लगाया इसको, आंखें बंद कर ली, बुखार में पड़े हैं भाई, आंखें बंद कर ली और 2-3 मिनट बाद देखा कि भैया कितनी रीडिंग आ गई इसकी, एक्सपैंड ऑलरेडी हो चुका था मरकरी। एक्सपैंड होते हुए देखा है क्या कभी इसको? क्या देख भी सकते हैं क्या? चलिए एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। तो अभी हमने एक थर्मामीटर ले रखा है, इसमें देखिए मरकरी का लेवल अभी नीचे है, ठीक है ना। मरकरी का लेवल अभी नीचे है, इसको जो है हमने नीचे लेवल पे अभी किसी तरह से करके रखा था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको ज्यादा टेम्परेचर वाली चीज के कांटेक्ट में लाने वाले हैं। तो हमने एक पानी गर्म करके रख रखा है, हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं। देखिए कांटेक्ट में लाने के बाद देखिएगा टेम्परेचर एकदम जुप से बढ़ गया। देखिए एकदम से एक्सपेंशन दिखा, देखिए दिख रहा है दिखा एक्सपेंशन। देखिए वापिस से करते हैं। देखिए जब हम इसको हॉट वाटर के कांटेक्ट में लाए तो देखिए लाते ही इसे टेम्परेचर बड़ा 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 बड़ा। तो देखा हमने, ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थर्मामीटर लाइए मरकरी वाला, जिसमें मरकरी विजिबल होता हो ऊपर चढ़ते हुए, उसको आप एक बार झटकार के टेम्परेचर उसका मरकरी का लेवल नीचे रख लीजिए। फिर हॉट चीज के, जिसका हीटेड सब्सटेंस के हॉट वाटर ले सकते हैं, उसके कांटेक्ट में लाइए और देखिए ऑब्जर्व करिए एकदम से मरकरी का लेवल बढ़ते हुए दिखेगा। मरकरी एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो जब थर्मल इफेक्ट के कारण एक्सपेंशन होता दिखता है, ठीक है, देख सकते हैं आप इसको बिल्कुल। सिमिलरली एक और केस में ये जो ग्लास का वेसल है, देखिए इसके ऊपर एक मेटल का ढक्कन लगा हुआ है यहाँ पर। ये एक बार जब टाइट हो जाता है, ये जब टाइट हो जाता है ना, पता है, आप पूछना अपने घर पे, जब भी अगर आपने नहीं ऑब्जर्व करा होता ये कभी, ये जब टाइट हो जाता है तो जब ढक्कन इसका खुलता नहीं है, जब इसका ढक्कन खुलता नहीं है, ये मेटालिक ढक्कन लगा हुआ है ग्लास पे, ढक्कन खुलता नहीं, पता क्या करते हैं, इसको ना हॉट वाटर के फ्लो के अंदर रख देते हैं। तो ये ढक्कन हल्का सा एक्सपैंड होता है ग्लास से ज्यादा, तो फिर आसानी से उसके बाद में ये खुल जाता है। अगेन इट इज अ थर्मल एक्सपेंशन। और भी बहुत सारी जगह ये थर्मल एक्सपेंशन के इफेक्ट देखते हैं। इंजीनियरिंग में तो बहुत इसको काम में लेना पड़ता है, अकाउंट में लेना पड़ता है। देखिए रेलवे ट्रैक्स में 2 ट्रैक्स जहां पर ज्वाइन होती है, देखिए उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। या ऑब्जर्व कर सकते हैं रेलवे ट्रैक्स पे गैप छोड़ा जाता है। भाई गैप क्यों छोड़ा जाता है भाई? क्यों भाई? इसलिए क्योंकि गर्मियों में जब रेलवे ट्रैक्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड होंगी, और वो जब एक्सपैंड होंगी तो उनको जगह मिलनी चाहिए एक्सपैंड होने की। अगर हमने जगह नहीं छोड़ी एक्सपैंड होने के लिए
तो फिर वो टूट भी सकती हैं, बेंड भी हो सकती हैं, इसलिए गैप छोड़ते हैं। और पता है जब गैप कम हो जाता है तो क्या होता है, देखिए तो ये रेलवे ट्रैक कुछ इस तरीके से बेंड भी हो जाती है, इसको बकलिंग कहते हैं, थर्मल बकलिंग। बेंड हो गई, देखिए ज्यादा बेंड हो गई क्योंकि उसको तो अपनी लेंथ बढ़ानी थी, उसको गैप मिला नहीं तो वो बेंड हो गई, ठीक है। ब्रिजेस बनाते टाइम भी ऐसे फैक्टर्स को अकाउंट में लिया जाता है, गैप छोड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा सा स्लैब्स के बीच में कि वो एक्सपैंड होगी गर्मियों में तो थोड़ा सा गैप हो उनको एक्सपेंशन के लिए। इलेक्ट्रिकल वायर्स जो पोल्स के बीच में जाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स, वो गर्मियों में समर के टाइम पर स्लैक हो जाते हैं क्योंकि वो हीट गेन करते हैं, टेम्परेचर उनका बढ़ता है तो वो एक्सपैंड होते हैं, तो वो स्लैक हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं तार, ठीक है। बहुत सारी जगह ऐसे इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी जगह। थर्मामीटर से तो आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं घर पे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। देखिए हमने ये समझ लिया कि क्या हो रहा है, थर्मल इफेक्ट के कारण से एक्सपेंशन हमने समझा क्या हो रहा है। अब हम समझेंगे ये होता कैसे है। तो अब देखिए थर्मल एक्सपेंशन का हम मॉलिक्यूलर रीजन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो सब्सटेंस होता है वो एटम से बना होता है, ठीक है। एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं। अब जो ये एटम्स होते हैं ना, ये स्टेशनरी नहीं होते हैं, ये पता है वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस इनको बांधे रखती है पर ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो अपन इसको कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। देखो भाई हमने ये दो एटम्स ले लिए और उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स है उसको हम स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और इनके बीच में जो ये स्प्रिंग है ये इंटर एटॉमिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये ना वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये ना वाइब्रेशन में होते हैं हमेशा, ठीक है। तो किस तरीके से होते हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस आर मिनिमम। तो भाई ये यूं जा रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्सिमम, मिनिमम डिस्टेंस आर मिनिमम हमने बोल दिया, ठीक है। अब कोई हमसे पूछे भाई इनके बीच में फिर एक्चुअल में दूरी किसे डिनोट करेंगे भाई हम, भाई इनके बीच में जो दूरी है या फॉर दैट मैटर बॉन्ड लेंथ, जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली, तो वो हम आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के एवरेज को डिनोट करते हैं। तो जो आर मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम दूरी पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स या एटम्स जब ये यहां पर थे और ये मिनिमम पे जब ये यहां पर थे, तो इनकी जो एवरेज है वो हम बॉन्ड लेंथ के अप्रोक्सीमेटली उसको ले लेते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो या एटम और एटम के बीच का फिर डिस्टेंस क्या लें जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो दैट वी टेक एज एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए हीट करने पर ऐसा क्या होता है और ऐसा क्यों होता है कि ये एक्सपैंड करते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपेंशन होता है, ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व। अब देखिए जब स्प्रिंग में वो वाइब्रेट कर रहे थे उनके पास कुछ एनर्जी थी, जब वाइब्रेट कर रहे थे तो कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था उसका। जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे थे तो भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। मतलब जो एक एनर्जी के अंदर वो ऑसिलेट कर रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसके अंदर में उनकी मिनिमम दूरी आर मिनिमम हो सकती है और आर मैक्सिमम हो सकती है उस टोटल एनर्जी की अगर अपन बात करें तो, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व की बात करें, हम इधर प्लॉट करें पोटेंशियल एनर्जी और इधर प्लॉट करें आर, तो जो एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ ऑब्जर्व होता है इनके बीच में, तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ ऑब्जर्व होता है। दिस आर इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस है ये आर। तो कुछ इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ ऑब्जर्व होता है। अब मान लीजिए हम एक एनर्जी की बात करते हैं, मान लीजिए ये दो एटम्स के पास में मिलाकर E1 एनर्जी है, इतनी एनर्जी है उनके पास में। तो देखिए टोटल एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, यहां पर टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में है, मतलब कि उनके बीच में डिस्टेंस या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पर है या मैक्सिमम इलोंगेशन पर है। देखिए ये पॉइंट आर और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है वो, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब यहां पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है तो यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और यहां पर मिनिमम डिस्टेंस होगा। सो दिस इज, हम पहला केस ले रहे हैं जब एनर्जी E1 थी दोनों मॉलिक्यूल्स के पास में। देखिए
हमने वो 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, वो 2 मॉलिक्यूल्स जो हमने लिए थे जिनके बीच में स्प्रिंग से हमने रिप्रेजेंट करी थी बात। तो जब इनके बीच में दूरी r मिनिमम हो जाएगी तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी 0, सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये r मिनिमम डिस्टेंस है इनके बीच का, इतना डिस्टेंस है एटम्स के बीच में अभी। और यहां पर देखें अगर अपन तो ये R1 मैक्सिमम, फर्स्ट केस कंसीडर करा है हमने जब उनके पास में एनर्जी E1 थी। सो देयर R1 मिनिमम इज R1 मिनिमम, R1 मैक्सिमम इज R1 मैक्सिमम। अब देखिए तो इनके बीच में हम लेंथ क्या लेंगे, इन दोनों का एवरेज। तो ये हमने इन दोनों का एवरेज ले लिया, दैट इज R1 एवरेज। तो जब एटम्स के पेयर के पास में या मॉलिक्यूल के पेयर के पास में जब इतनी एनर्जी है तो उनकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो इतनी है, उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, जो टोटल फिर बॉडी की साइज भी डिटरमाइन करेगी, ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस है। अब मान लीजिए हमने इस सिस्टम को एनर्जी दे दी, हीट एनर्जी दे दी, इसकी एनर्जी बढ़ा दी, अब हमने उसकी एनर्जी E2 कर दी। तो देखिए अब E2 हमने एनर्जी उसकी कर दी, तो अब ये लेवल हो गया E2 का। अब इस पॉइंट पे देखें, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जब E2 के बराबर हो गया, अब एनर्जी बढ़ा दी हमने, एनर्जी बढ़ा दी, तो देखिए क्या हुआ, R2, ये R2 मिनिमम दूरी हो गई, अब ये मिनिमम दूरी और कम हो गई। देखिए पहले वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, हमने एनर्जी बढ़ा दी तो वो ऐसे वाइब्रेट करने लग गए, ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के साथ में। तो मिनिमम दूरी भी कम हो गई और मैक्सिमम दूरी भी जो है वो बढ़ गई। देखिए ये R2 मैक्सिमम सेकेंड केस में जब एनर्जी E2 है, यही तो होगी। तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस अब एटम्स के बीच में इतना हो गया और मिनिमम डिस्टेंस इतना हो गया। अब देखिए ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है ये राइट साइड में देखिए ज्यादा लंबी जा रही है। तो ये जो दूरी R2 की बढ़ी मैक्सिमम में और जो R2 की घटी मिनिमम में, वो बराबर नहीं है। मैक्सिमम दूरी बढ़ गई है, मिनिमम जितनी घटी है उससे ज्यादा, क्योंकि ये कर्व सिमेट्री लाइन से देखें तो इधर की तरफ ज्यादा गया हुआ है। ये कर्व सिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक कर्व है। तो इनका जो एवरेज होगा, वो एवरेज जो होगा वो R1 एवरेज से ज्यादा आएगा, R2 एवरेज आएगा वो। देखिए क्योंकि कर्व इधर से ज्यादा लंबी हो गई। और पता है जब E3 एनर्जी दे देंगे, जब E3 एनर्जी दे देंगे तो देखिए R3 मैक्सिमम तो यहां पर आ जाएगा, दिस विल बी R3 मैक्सिमम एंड दिस विल बी R3 मिनिमम। तो देखिए मिनिमम दूरी तो इतनी सी कम हुई, लेकिन मैक्सिमम दूरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इस कर्व का नेचर जो है एसिमेट्रिक कर्व है, सिमेट्री नहीं है। ये जो लाइन है बीच की लाइन, मिनिमम वाली लाइन, उससे राइट साइड में ज्यादा लंबी खींची हुई है कर्व ये। तो क्या होता है, एनर्जी ज्यादा मिलने पर एवरेज दूरी बढ़ जा रही है। इसके कारण से बॉडी एक्सपैंड होती है, क्योंकि अब हर पेयर के बीच में एवरेज दूरी बढ़ गई तो एक्सपेंशन हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए डाउनलोड करें ई सरल ऐप।